Hello, welcome. Today's topic cell division and types of cell division. आज का टॉपिक है एकदम सिंपल, केवल परिभाषा बस रहेगी। तो चलते हैं। पहला, कोशिका विभाजन है ना। दिस नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक बट देखिए आगे क्या करते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया है ना। तो पहले की इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना। तो कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये तो आप जानते ही हैं। तो कोशिका जब संगठित होती है तब वो बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक, टिश्यू, सेल एडिंग टिश्यू। टिश्यू जब ऐड होती है तब बनती है अंग। क्या बनती है? अंग। और अंग मिलाकर कहता है अंग तंत्र, मतलब मनुष्य पूरा शरीर। ठीक है। तो कोशिका के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी था। अब देखिए कि एक्चुअली में कोई व्यक्ति वृद्धि कैसे करता है ना। तो उसमें होती है कोशिका विभाजन। हमारे मनुष्य शरीर में कहा जाए तो प्रत्येक कोशिका विभाजन होती है लगभग। कुछ स्थायी होते हैं, उसमें नहीं समान होती है, लेकिन वो पौधे में होते हैं, मनुष्य में नहीं। तो कोशिका विभाजन का देखिए, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक से प्रारंभ होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि एक कोशिका है, तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, भी याद रखना है ना। पादप कोशिका बस में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और अंदर जो ये द्रव्य भरा हुआ है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, है ना। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि एक होता है केंद्रक, सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियर बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, और इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। जो कोशिका द्रव्य उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और कोशिका झिल्ली उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो केंद्रक है उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर, है ना। तो इस तरह से ये अंदर में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उस सब के बारे में, कोशिकाओं के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को। अपने केवल ये पढ़ना है कि ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर में एक केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। ठीक है। तो विभाजन कैसे होती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक से प्रारंभ होती है, मतलब यहाँ से प्रारंभ होती बोलते हैं, केंद्रक से प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। अब सर्वप्रथम किसका विभाजन होता है? केंद्रक का, है ना। ठीक है। तो कैसा होता है केंद्रक का विभाजन? ये है कोशिका के अंदर में केंद्रक। ठीक है। तो इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि मान एक क्या है इसमें, केंद्रक है। तो सबसे पहले ना यही केंद्रक है, ये मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा से। यही केंद्रक पहला होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन। तो ये किस तरह से बन जाएगा? देखो, ये ऐसा हो जाएगा, देखो डमरू के आकार का, धीरे धीरे विभाजित हो रही ना। ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीटली ऐसे हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज में कंप्लीटली ये दो हो जाएगा। मतलब ये एक था पहले, केंद्रक एक था ना, तो दो हो गया ना यहाँ पर। ठीक है। तो इसे बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक से प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। हो गया केंद्रक का विभाजन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, केंद्रक का विभाजन होता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब ये देखिए, है ना, कि पहले तो ये कम्प्लीटली इसके अंदर में है, ये सब अंदर में है। ये देखो मैं टच कर रहा हूँ, हाँ देखो, ये सब भाग को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका द्रव्य, है ना। और ये दो जने जो अलग हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक का विभाजन हो गया। अब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये कम्प्लीटली ये कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी है चीज़ है ना, ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब पहले तो केंद्रक का विभाजन हो गया, तो केंद्रक के विभाजन के पश्चात यहाँ पर देखिए तत्पश्चात, मतलब पहले केंद्रक का विभाजन हो गया, और केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक से प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो हमने पहले केंद्रक का विभाजन कर दिया था। ठीक है। अब देखो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये हो गया कोशिका, इसमें किसका विभाजन हो गया है? केंद्रक का विभाजन हो गया है। ठीक है। दो केंद्रक हो गए ना। अब क्या होता है कि इसमें जो कोशिका द्रव्य है ऐसी संरचना धारण करने लगती है। देखो हो गया पहला स्टेज, ये कोशिका द्रव्य अंदर का भाग है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है।
उसी का ही विभाजन हो रहा है। तीसरे स्टेज देखिए, तीसरे स्टेज में और ज़्यादा ऐसा हो जाता है ये, ठीक है, ये दोनों तरफ केंद्रक हो जाता है। चौथा स्टेज में देखिए, स्टेज 4-5 ऐसे कुछ हो सकता है ना, मैं नॉर्मल क्या आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये और एकदम नज़दीक झुक जाता है। और पाँचवा में ये देखो पूरा अलग हो गया, तो इसका एक केंद्रक हो गया, इसका भी एक केंद्रक हो गया। ये देखो ऐसे ऐसे होते होते जा रहा है, समझ आ रही? ठीक है, मतलब ये दो 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 कोशिका बन गया। मतलब क्या हो गया कि कोशिका का एक कोशिका, यहाँ पर एक कोशिका था ना, केवल एक कोशिका था ना, वो कितना कोशिका हो गया? 2 कोशिका, मतलब कोशिका का विभाजन हो गया। ठीक है, तो कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक तो राम होती है, मैंने केंद्रक को विभाजित करके दिखाया। इस प्रक्रिया के सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अंततः कोशिका का विभाजन होता है। मतलब कहा जाए सीधी बात है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, मतलब किसका विभाजन हो गया? कोशिका का विभाजन हो गया। अतः मुख्य तथ्य यह है कि कोशिका विभाजन का जो सूचना है केंद्रक से आती है। केंद्रक से आती है मतलब सबसे पहले कौन विभाजित हुआ? केंद्रक हुआ ना, तो केंद्रक हुआ तो उसका सूचना कहाँ से आती बोलेंगे हम लोग? केंद्रक से आती है। केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का और अंततः झिल्ली का विभाजित होते हैं। अच्छा भी झिल्ली कौन है? जो बताया मैं सबसे पहले कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका होती है, तो कोशिका का सबसे ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो जब केंद्रक विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, तो कोशिका झिल्ली का विभाजन होगा क्या? वो भगवान थोड़ी है कि बचा रहेगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से कोशिका झिल्ली का विभाजन हो जाता है और एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है कि कोशिका विभाजन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की कोशिका विभाजन होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार में हम लोग देखें तो ये जो अक्षर है वो तो समझ आ रही है ना, क्या करें, एक बच्ची की अक्षर है। चलो चलते हैं फिर इसे ना। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, है ना। तो फर्स्ट प्रकार है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, है ना। तो आपको ये बताता हूँ, एक चीज़ होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक का विभाजन होता है। अभी पिछले टॉपिक में बताया मैं, कोशिका का विभाजन होगा मतलब केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। मतलब अगर केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो गुणसूत्र का भी विभाजन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक केंद्रक था तो उसका विभाजन हो गया। जब केंद्रक का विभाजन हो गया और केंद्रक में गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्र का भी क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, है ना। तो माना जाए 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और मान लीजिए विभाजन की क्रिया होती है और जो संतति कोशिका बनती है, उस संतति कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या केवल 23 ही रहे, 23 जोड़ा ही रहे, क्या समझ रहे हैं आप कि अगर मातृ कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र था और संतति कोशिका में भी 23 जोड़े गुणसूत्र हो तो उस विभाजन को हम लोग समसूत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समसूत्री। ठीक है, अगर अब इसको मैं इसमें बता रहा हूँ डिटेल्स में। 23 जोड़े मतलब कुल कितना? 46। अगर मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 ही रह गई, ठीक है, 46 ही रह गई, ये केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, इसको हम लोग कम करके भी बता सकते हैं। माना जाए मातृ कोशिका में 23 गुणसूत्र है, जोड़ा नहीं बता रहा हूँ, अभी जोड़ा वाला बोल रहे हैं। माना जाए ओनली 23 गुणसूत्र है और संतति कोशिका में भी जो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई है, तो सीधी बात है समसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे कि विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति गुणसूत्रों की संख्या, जो संतति कोशिका है उसमें जो गुणसूत्र है ना, ये जो मेन कोशिका है उस कोशिका से संतति कोशिका बनेगा, तो इसका गुणसूत्र मतलब इसमें जाएगा। ठीक है, तो आधी जाएगी या तो बराबर मात्रा में जाएगी, इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। मतलब 23 गुणसूत्र अगर जनक में है तो संतति में भी 23 हो जा रही है, माना जाए। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे समसूत्री विभाजन, है ना। तो विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है समसूत्री विभाजन कहलाती है। इसमें केंद्रक गुणसूत्र तथा कोशिका का विभाजन एक एक बार होता है ना।
मतलब जो कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन, इसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है गुणसूत्र, अच्छा केंद्रक का विभाजन हो गया मतलब गुणसूत्र का विभाजन हो गया, ठीक है। केंद्रक, गुणसूत्र तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन कितने बार होता है? एक बार होता है। इसके दो अवस्था होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये जो आप बड़े हाई लेवल की क्लास में आप पढ़ोगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो हो गया समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, मैं बताया तो हूँ आपको कि ये आपको अधिकतर देखने को मिलेगा पौधे में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें समसूत्री में बहुत सारे हैं प्रजनन के प्रकार आएंगे, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, उस टाइम आपको बताया जाएगा इसको उदाहरण को, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। अब जो तीसरा नंबर का टॉपिक बनता है वो है अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस, क्या बोलते हैं उसको, मायोसिस। तो बस वही चीज लिखूंगा फिर, विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों की संख्या की आधी ही रह जाती है। इसमें हम लोग क्या बोले हैं, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, लिखे यहाँ पर होते हैं आधी रह जाती है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है, ठीक है। तथा गुणसूत्र का विभाजन ये 2 बार लिखा है वो गलत है, ठीक है। गुणसूत्र का विभाजन केवल 1 बार होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ये बच्ची गलत लिखी है। तथा गुणसूत्र का विभाजन 2 बार नहीं होता है, गुणसूत्र का विभाजन केवल 1 बार होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों की संख्या के आधी रह जाती है, उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का विभाजन 2 बार तथा गुणसूत्र का विभाजन केवल 1 बार होता है। यहाँ पर 2 बार लिखा है ना, उसको आप लोग 1 बार करिएगा, ठीक है। ये लड़की इसीलिए कम आ गया परसेंट इसका ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से दोनों विभाजन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब में भी जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा लड़की लोग।